हेलो बच्चा लोग, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जी के भैया में। आज की इस वीडियो में फिर से ला चुका हूँ आप सभी का एक 100 क्वेश्चन का फिर से सीरीज। और ये 100 क्वेश्चन के सीरीज में आप सभी को रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए जो कि 2025 का 17 नवंबर से होने वाला है दोस्तों, उसके लिए दोस्तों आपको जीके जीएस का 100 ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले संभावित, जो आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। चाहे आपका हिस्ट्री से लेकर फिजिक्स केमिस्ट्री तक, ज्योग्राफी को भी सब्जेक्ट हो, सारा कवर होगा आज की इस वीडियो में। आज सभी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट और हार्ड लेवल के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। ठीक है, सो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से पीडीएफ बड़े आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसा कि आप बता सकते हैं, इतिहास का पहला सवाल आपसे क्या बनता है कि कुषाण शासक कैनेस्की की राजधानी कहाँ थी। आपसे बताना है कुषाण शासक जो है वो कैनेस्की की राजधानी कहाँ थी, तो आपसे बताना है वो आपका फिरोजपुर पेशावर में। ठीक है, फिरोजपुर पेशावर में दोस्तों कुषाण शासक कैनेस्की की राजधानी थी, याद रखना। ठीक है, हम जरा अगला सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल क्या दोस्तों कि काबुली वाला नामक कहानी किसने लिखी थी। आपसे बताना है काबुली नामक वाला कहानी किसने लिखी थी, तो आपसे वो आपका जो लिखी थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। काबुली नामक कहानी, याद रखना। ठीक है, और अगला सवाल की तरफ बढ़ जाए। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि अमृतसर की जो संधि है जो कि 1809 में हुई थी, वो किनके बीच हुई थी। तो आपसे बताया था अमृतसर की संधि जो है वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और रंजीत सिंह के बीच दोस्तों ईस्ट जो है आपका अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक, पहले इनके बीच दोस्तों आंग्ला मराठा सॉरी आंग्ला पंजाब बार हुआ था, ये कहा जा सकता है, जो आप हुआ था उसके बाद तब जाके ये संधि 1809 में, याद रखना। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल क्या वजह से कि किसान सभा आंदोलन के नेता कौन थे। तो किसान सभा आंदोलन के नेता जो वो बाबा रामचंद्र थे। ठीक है, किसान सभा आंदोलन के नेता कौन थे, बाबा रामचंद्र थे, याद रखना। ठीक है, अब जरा अगला सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि काकोरी कांड यानी कि जो 1925 में हुआ, किसके नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, काकोरी कांड का जो है नेतृत्व जो कि 1925 में हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया था, वो आपका जो क्या था राम प्रसाद बिस्मिल ने दोस्तों काकोरी कांड 1925 में नेतृत्व किया था उसका। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ जाए। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी जैसे याद सकते हैं, क्या है सवाल कि भारत में एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई। तो भारत में एकल नागरिकता जो आप सभी का वो ब्रिटेन से ली गई। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता जो किस देश से ली गई, वो ब्रिटेन से ली गई। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ आ जाए। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य जनसंख्या जो आप सभी का वो 250 हो सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 250। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किससे देते हैं। तो भारत के अपना राष्ट्रपति वो अपना इस्तीफा जो है आपका उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है आप सभी का। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि संविधान सभा के लिए कौन सी धारा। तो संविधान सभा के लिए जो है आपका धारा जो वो 368 है। ठीक है, जैसा आप यहाँ उत्तर भी देख सकते हैं, अनुच्छेद 68 में दोस्तों संविधान सभा का धारा दिया गया। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है आप सभी जैसे यहाँ देख सकते हैं। अगला सवाल क्या है कि न्यायिक पुनरीक्षण। ठीक है, ये जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू भारत में किस अनुच्छेद से संबंधित। तो भारत में यानी न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू जो भारत में जो है आप सभी का अनुच्छेद 13 से संबंधित। ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू जो भारत में किस अनुच्छेद से संबंधित, वो आपका अनुच्छेद 13 से संबंधित। ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू जो है आप सभी किस अनुच्छेद से संबंधित, वो आपका अनुच्छेद 13 से। अनुच्छेद से बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए आपको अनुच्छेद ज्यादा पढ़ के जाना चाहिए। अब जरा भूगोल का सवाल देखते हैं। भूगोल का पहला सवाल है आप सभी का कि नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी। तो आप सबको नर्मदा नदी जो आप सभी का बच्चों वो आपका प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी है कौन, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो आपका प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी है कौन, नर्मदा नदी। ठीक है, याद रखना आप सभी। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों, अगला सवाल क्या है कि केरल में मानसून सबसे पहले किस स्थान पर प्रवेश करता है। आप सबको बताना है केरल जो है राज्य, उसमें मानसून सबसे पहले किस स्थान पर प्रवेश करता है। तो आप सबको वो आपका त्रिवेंद्रम। ठीक, त्रिवेंद्रम में दोस्तों मानसून जो है सबसे पहले प्रवेश करता है। ठीक है, याद रखना कि केरल में मानसून सबसे पहले किस स्थान पर प्रवेश करता है, वो आपका त्रिवेंद्रम। ठीक, त्रिवेंद्रम ऐसा स्थान है जहां दोस्तों केरल में एक स्थान है जहां मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है, कहाँ, केरल के। ठीक, अगला सवाल बनता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि दिबांग लोहित किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आपको बताना है कि दिबांग और लोहित किस नदी की सहायक नदी है। तो आपको ब्रह्मपुत्र की दोस्तों ये सहायक नदी है। ठीक है, दिबांग और लोहित जो है किस नदी की सहायक नदी है, वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कौन है, दिबांग और लोहित। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब अगला सवाल इधर बढ़ता है। अगला सवाल के बच्चों कि माउंट कोसी जो को किस महाद्वीप पे स्थित है, वो आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप पे दोस्तों क्या स्थित है, माउंट कोसी उजगो दोस्तों माउंट कोसी उजगो किस महाद्वीप पे स्थित है, वो आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि आपको बांग्लादेश और बंगाल में देखने को मिले। ठीक है, अगला सवाल अर्थशास्त्र सवाल देखते हैं। अर्थशास्त्र का क्या सवाल है, वो आपका क्या है कि भारत में नया आर्थिक उदारीकरण कब लागू किया गया था। तो आपसे बता भारत में नया उदारीकरण लागू जो किया गया था वो 1991 में लागू किया था। ठीक है, भारत में नया आर्थिक उदारीकरण कब लागू किया गया, तो 1991 में लागू किया गया था। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि हरित क्रांति जो है आप सभी का, हरित क्रांति किससे संबंधित है। आपसे बताना कि कपास से संबंधित है, कि गेहूं में उत्पादन से संबंधित है, या दाल से, या
तेल उत्पादन से आपसे उत्तर होगा गेहूं और धान के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, हरित क्रांति, ठीक है। अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, आपसे बताना है कि सेबी की जो स्थापना है वो कब हुई थी। आप सभी का यहाँ ऑप्शन 1985 में, 88 में, या 90 में, या 92 में, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1988 में दोस्तों सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में, याद रखना, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों, अगला सवाल है कि भारत योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो भारतीय योजना आयोग का गठन जो 1950 में किया गई थी। योजना आयोग बोल सकते हैं सिर्फ, या फिर नीति आयोग बोल सकते हैं, या फिर सिर्फ भारतीय योजना आयोग भी बोल सकते हैं, ठीक है। 1950 में इसका किया गया था स्थापना, और इसके जो अध्यक्ष थे वो अपना हमारे प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ, अगला सवाल क्या है कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, आपसे बता रहे हैं कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपसे बता दें जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों, अब थोड़ा समान स्ट्रेटजी क्वेश्चन देखते क्या है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के व्यक्ति की स्मृति में शुरू हुआ था, तो आपसे पता है नोबेल पुरस्कार जो आप सभी का अल्फ्रेड नोबेल जो कि स्वीडन के थे, उसी के जो स्मृति के में जो ये शुरू किया गया था, ठीक है। अब अगला सवाल बनता है तो उसकी भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला जो आपका वो मदर टेरेसा थी, ठीक है, याद रखना, भारत पहली महिला मदर टेरेसा थी जिसे ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है उसके विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को 220 पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब जरा अगला सवाल की तरफ आ जाओ। अगला सवाल क्या बच्चों कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो आप सभी का कहते हैं वो क्या कहते हैं, वो आपसे बताना है, तो आपसे उत्तर हो जाएगा सगरमाथा, ठीक है, सगरमाथा जो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, सगरमाथा कहा जाता है, ठीक है, याद रखना आप सभी का। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल के बच्चों हॉकी का जादूगर यानी कि हॉकी का चैंपियन या हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, आपका ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद को तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ठीक है। अब साइंस से क्वेश्चन देख लेते हैं। साइंस का क्या क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, आप सभी को बताना है। तो पेनिसिलिन की जो खोज की थी आप सभी का वो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है, याद रखना आप सभी का। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है, याद रखना आप सभी, ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन सवाल है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी प्रक्रिया है, तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो आप सभी का वो आपका फ्यूजन होगा, आई थिंक, सॉरी फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन है, ऑप्शन नंबर ए आपका। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि एक्सरे की खोज किसने की थी, आपसे बताना है। तो एक्सरे की खोज जो है आप सभी का वो विल्हेम रोटजन ने की थी, विल्हेम रोटजन ने की थी एक्सरे खोज, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों डीएनए का पूरा नाम क्या है, आपसे बताना है। तो डीएनए का पूरा नाम जो आप सभी का वो क्या है, डिऑक्सरी बोनोलिक एसिड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का उत्तर हो जाए, ठीक है। अगर बात क्लास सवाल इतिहास का कुछ सवाल रख सकता है, इतिहास का देखो एक सेट हम लोगों ने पूरा कर लिया, अब अगला सेट की तरफ बढ़ते हैं, मतलब 30-30 करके हम लोग सेट लेकर चल गए, ठीक है। और पार्टिकुलर मैं साइंस का 25 क्वेश्चन आपको अगले वीडियो से लाना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। सो फाइनली आप यहाँ देख सकते हैं कि चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो आपको बताया चालुक्य वंश की राजधानी जो आप सभी का थी वो कहाँ थी, आपको बताना है, तो आपको उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अनहिलवाड़ पाटन, ठीक है। अनहि साला क्या हो गया, क्या है, अनहिलवाड़ पाटन में दोस्तों चालुक्य की राजधानी, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का क्या है कि क्या थी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस शासक से जुड़ा हुआ था, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस शासक से जुड़ा हुआ है, आपसे को बताना। आप सभी का ऑप्शन है गुप्त, मौर्य, गोंड, मगध, तो आपसे उत्तर रहेगा जो हो जाएगा, आप सभी उत्तर क्या है, गोंड, ठीक, गोंड के नाम से जो है ये शासक का नाम जुड़ा हुआ कौन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों, जैसे यहाँ देख सकते हैं क्या सवाल है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है, आपसे बताना बच्चों, नया सवाल आ गया कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है, तो इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है आप सभी का किससे संबंधित आप सभी को बताना है। तो आप सभी को उत्तर जो बनेगा यहाँ पे वो आपका समुद्रगुप्त से संबंधित, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि अलबरूनी किस शासक के दरबार में आया था, तो अलबरूनी जो आप सभी का अकबर, ठीक है, सॉरी महमूद गजनबी के शासनकाल में दोस्तों अलबरूनी जो है भारत आया था, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी क्या है, अगला सवाल जैसे यहाँ देख सकते हैं कि भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो आप सभी के थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक, बदरुद्दीन तैयब जी दोस्तों भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, याद रखना आप सभी, ठीक है। आप जब राजनीतिक कुछ सवाल देख रहे थे यानी कि पॉलिटिक्स कुछ सवाल देख रहे थे, क्या सवाल है आप सभी का, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि संविधान निर्माता सभा का गठन किसके सुझाव पर हुआ था, तो संविधान निर्माता सभा का गठन जो किसके सुझाव पर हुआ था, वो आपका कैबिनेट मिशन के सुझाव पे दोस्तों संविधान निर्माता सभा का गठन इसके सुझाव पे हुआ था, ठीक है। अगला सवाल क्या बच्चों, अगला सवाल है आप सभी का कि भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार होती है, तो भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया जो है वो अप्रत्यक्ष प्रकार से होती है, प्रकार से होती है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि
लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का था, ये आप सभी को बताना है। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो लगभग कितने वर्षों का था, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष का दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल होता है। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का, जैसे यहाँ देख सकते हैं क्या है सवाल कि भारत का वास्तविक कार्यपालिका किसे कहते हैं, तो भारत का वास्तविक कार्यपालिका जो आपका प्रधानमंत्री को कहते हैं। भारत का वास्तविक कार्यपालिका किसे कहा जाता है, तो वो आपका प्रधानमंत्री को कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। सिंपल सा सवाल है दोस्तों, सिंपल। अबे ये क्या हो गया, चलो ठीक है स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे कि अनुच्छेद 370 जो है आप सभी का वो किस राज्य से संबंधित है, आपसे उत्तर है जम्मू कश्मीर से वो संबंधित। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ जाए। अगला सवाल क्या बच्चों, अगला सवाल क्या है देखते हैं क्या है। तो अगला सवाल है आप सभी का, भारत में रेगुर मिट्टी, ठीक है, रेगुर मिट्टी किस नाम से प्रसिद्ध है। तो भारत में रेगुर मिट्टी जो आप सभी का वो काली मिट्टी से संबंधित है। ठीक है, भारत में रेगुर मिट्टी जो किस नाम से प्रसिद्ध है, तो भारत में रेगुर मिट्टी जो आप सभी का वो काली मिट्टी से संबंधित है। ठीक है, काली नाम से प्रसिद्ध है, याद रखना। ठीक है, काली मिट्टी से प्रसिद्ध है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि पामीर नोट, ठीक है, पामीर नोट को क्या कहा जाता है, आपसे बताना कि पामीर नोट को क्या कहा जाता है। पामीर नोट को कहा जाता है वो आपका विश्व की छत कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, विश्व की छत, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, पामीर की पठार बोल सकते हैं या पामीर नोट बोल सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, विश्व की छत कहा जाता है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि बैकाल झील कहाँ स्थित है, आपसे बताना बैकाल झील जो आपसे रूस में स्थित है। ठीक है, बैकाल झील कहाँ स्थित है, रूस में स्थित है। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। बच्चों चुच्चा वाला सवाल है, प्रशांत महासागर, ये क्वेश्चन पढ़ने वाला लायक भी नहीं। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों, ये अच्छा सवाल है कि सहादरी किसका दूसरा नाम, तो सहादरी किसका दूसरा नाम है आप सभी को बताना है, तो आप सभी को उत्तर हो जाए यहाँ पे सहादरी किसका दूसरा नाम है। तो आप सभी को उत्तर हो जाए यहाँ पे पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, सहादरी। ठीक है, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, वो शहादरी नाम है दूसरा। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है। अगला सवाल अर्थशास्त्र से सवाल आपसे कहा रहा है कि केंद्र सांख्यिकी संगठन CSO किससे संबंधित, आपसे उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आय का आकलन से संबंधित। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO किससे संबंधित है, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO किससे संबंधित है, वो आपका राष्ट्रीय आय का आकलन से संबंधित है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल के बच्चों कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 2015 में दोस्तों नीति आयोग का गठन हुआ था। नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष है वर्तमान, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या था, आपसे बता दें मुद्रास्फीति का मुख्य कारण जो आप सभी का मांग आपूर्ति में असंतुलन। ठीक है, मांग आपूर्ति में असंतुलन। ठीक है, मुद्रास्फीति का मुख्य कारण। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल के बच्चों कि स्वनिर्मित चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है, स्वप्न चतुर्भुज परियोजना जो किससे संबंधित है, वो आपका सड़क परिवहन से संबंधित, याद रखना। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ जाए। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि रेपो दर किस संस्था द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो रेपो दर जो आप सभी का वो आपका RBI के द्वारा इसको नियंत्रित की जाती है। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ जाए। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो आपसे बताएं विश्व बैंक का मुख्यालय जो आपका वाशिंगटन DC में है, यानी कि अमेरिका में है विश्व बैंक का मुख्यालय। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है कि शार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो आपसे बताना है शार्क का मुख्यालय जो है आप सभी का वो कहाँ है, काठमांडू में दोस्तों, यानी कि नेपाल में दोस्तों आपको शार्क का मुख्यालय देखने को मिलेगा। अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, आपसे बताना यूनेस्को का मुख्यालय जो आपका पेरिस में। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, आपसे बताना, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो आप सभी का वो लॉजेंस या स्विट्जरलैंड में, याद रखना। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है बच्चों कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा था, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान वो सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है साइंस का क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 क्वेश्चन साइंस से है कि क्लोरोफिल का रंग हरा किस कारण होता है, आपसे बताना कि क्लोरोफिल का जो रंग हरा है वो किस कारण होता है, वो आपका मैग्नीशियम के कारण दोस्तों क्लोरोफिल का रंग जो है हरा होता है। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम जो है आप सभी का साइनोकोबालामिन है। ठीक है, साइनोकोबालामिन दोस्तों विटामिन B12 का जो है क्या वैज्ञानिक नाम है, याद रखना कि साइनोकोबालामिन दोस्तों विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। ठीक है, ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ अगला सवाल के बच्चों कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, आपसे बताना ओजोन परत जो है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो आप सभी को ओजोन परत जो है आप सभी का किस में पाई जाती है, तो ओजोन परत वायुमंडल किस परत में पाई जाती है, वो आपका स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन परत। ठीक है, ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि न्यूटन का तृतीय नियम क्या है, आपसे बताना न्यूटन का जो तीसरा नियम क्या है आप सभी को बताना है, तो आप सभी को उत्तर होगा इसमें न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया की बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया की बराबर व विपरीत प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी यकृत ग्रंथि ना, हमारा लीवर सबसे बड़ा ग्रंथ है हमारे शरीर का। ठीक है, अगला सवाल बनता है, देखते हैं इतिहास से सवाल फिर से, अब एक आपका नया स्टार्ट हो गया सीरीज। ठीक है,
सो क्या है सवाल, पहला सवाल देख लेते हैं कि अमृतसर की संधि जो कि 1809 में किसके बीच हुई थी, आपसे बताना, ये पहले भी सवाल हो चुका है, तो आपका अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच दोस्तों अमृतसर की संधि हुई थी, ठीक है, याद रखना आप सभी को, ठीक है। पहला सवाल उसके रानी गाइडिनेलियो, ठीक है, रानी गाइडिनेलियो का संबंध किस विद्रोह से था, तो रानी गाइडिनेलियो का संबंध जो है किस विद्रोह से था, तो आपसे उत्तर रहेगा नागा विद्रोह से था, ठीक है। अब अगला सवाल बनता है बच्चों, यहाँ देख सकते हैं क्या है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की जो कि 1931 में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो आपसे बताना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों 1931 में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, वो आपका हमारा महात्मा गांधी जी हो जाए, ठीक है। एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में उसने अध्यक्षता की थी, ठीक है। अगला सवाल बनता है कि सुभाष चंद्र बोस ने INA, ये आजाद हिंद फौज, ठीक है, INA की आजाद इंडिपेंडेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, फौज की स्थापना किस वर्ष से स्थापित की थी, वो आपका 1943 में स्थापित की थी सुभाष चंद्र बोस ने INA, यानी कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष की थी, 1943 में की थी, याद रखना, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ता है, अगला सवाल क्या देखते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल है बच्चों आप सभी का कि इलाहाबाद प्रांत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपसे बोलते हैं इलाहाबाद प्रांत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो आप सभी का विलियम बेंटिक थे, इलाहाबाद प्रांत के पहले गवर्नर जनरल, ठीक है। अब चला सा राजनीतिक क्वेश्चन देखते थे, राजनीतिक क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। अनुच्छेद 32 को किस नाम से जाना जाता है, आपसे बताना कि अनुच्छेद 32 जो हमारा है वो किस नाम से जाना जाता है, तो आपसे बता दें अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है, संविधान की आत्मा ही कहा जाता है किसको, अनुच्छेद 32 को, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है बच्चों, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा का याद रखना आपसे। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत में संयुक्त सत्र किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाया जाता है, तो भारत में संयुक्त सत्र जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाया जाता है, आपसे उत्तर अनुच्छेद 100 क्या है 108 के तहत दोस्तों संयुक्त सत्र बुलाया जाता है भारत में, याद रखना, ठीक। अब अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि संविधान की प्रस्तावना किसके विचार से प्रेरित है, संविधान की प्रस्तावना जो है किसके विचार से प्रेरित है, तो आपसे बताओ संविधान की प्रस्तावना जो है अमेरिकी संविधान के विचार से संबंधित है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना किसके विचार से प्रेरित है, वो आपका अमेरिकी संविधान के विचार से प्रेरित है, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ता है, अगला सवाल क्या दोस्तों, अगला सवाल है आप सभी का, जैसे यहाँ देख सकते हैं क्या है कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ, तो आपसे बताते हैं केंद्र सूचना आयोग गठन किस अधिनियम के तहत हुआ, आप सभी को बताना है, तो आपसे बताऊंगा 2005 के अधिनियम के तहत दोस्तों केंद्र सूचना आयोग का गठन जो है वो हुआ था, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम, याद रखना, ठीक है, 2005 में। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया था, वो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया था, ठीक है, याद रखना आप सभी को, ठीक है। आप भूगोल क्वेश्चन देख लेते, भूगोल का क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि ज्वालामुखी बेल्ट रिंग ऑफ फायर किस महासागर के चारों ओर है, तो ज्वालामुखी बेल्ट यानी कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर के चारों ओर है, वो आपका प्रशांत महासागर के चारों ओर आपको देखने को मिला, ठीक है। अब अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आप सभी को बताना है कृष्णा नदी का उद्गम जो वो कहाँ से होता है, तो आप सभी को बताना है वो आपका महाबलेश्वर से दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ठीक है, महाबलेश्वर से, ठीक है, याद रखना आप सभी को। अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी, तो वो आपका विश्व की सबसे गहरी झील जो है सभी का वो आपका बैकाल झील दोस्तों सबसे विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ जाए, अगला सवाल क्या है दोस्तों कि एल नीनो प्रभाव किससे संबंधित है, एल नीनो प्रभाव जो आप सभी का वो किससे संबंधित है, वो आपका मानसून से संबंधित है, अल नीनो प्रभाव, याद रखना आप सभी, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या बच्चों, अगला सवाल क्या है कि काराकोरम दर्रा भारत को किससे जोड़ता है, ठीक है, काराकोरम दर्रा भारत को किससे जोड़ता है ये आप सभी को बताना है, तो काराकोरम दर्रा जो आप सभी को जोड़ता है वो जोड़ता है किससे जोड़ता है, वो आप सभी को बताना है, तो वो आप सभी को चीन से जोड़ता है भारत को, याद रखना काराकोरम दर्रा, ठीक है। अब अर्थशास्त्र का क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से, अर्थशास्त्र क्या क्वेश्चन बनाता है कि प्रथम क्या दिया हुआ है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपसे बताना, प्रथम पंचवर्षीय मुख्य उद्देश्य जो वो कृषि था, याद रखना, ठीक है। अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि हरित क्रांति का संबंध किससे था, तो आपका गेहूं और धान के उत्पादन से था, ठीक है। अब अगला सवाल बनता है कि न्यायमूर्ति समिति किससे संबंधित है, तो नारायण मूर्ति समिति किससे संबंधित है, तो आपसे उत्तर नारायण मूर्ति संबंधित वो आपका IT उद्योग से संबंधित, ठीक है, नारायण मूर्ति संबंधित, ठीक है। अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि राष्ट्र आय की गणना भारत में कौन करता है, तो राष्ट्र आय की गणना भारत में जो है CSO करता है, राष्ट्र आय की गणना, ठीक है। अब अगला सवाल इधर बढ़ता है, अगला सवाल बच्चों GST लागू होने की तारीख क्या थी, तो आपसे बताया GST लागू होने की तारीख जो थी वो क्या थी, 1 जुलाई 2017 थी GST लागू होने की तारीख, ठीक है। अब अगला सवाल थोड़ा सा स्थिर सामान्य ज्ञान में क्वेश्चन देख लेते क्या है कि एशियाई बैंक विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो आपसे बोलते हैं मनीला, ठीक है, मनीला में दोस्तों आप सभी को दिखने को मिलेगा एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, ठीक है। अब अगला सवाल बनता है दोस्तों क्या है सवाल कि विश्व खाद्य कार्यक्रम मुख्यालय कहाँ है, तो अब विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, तो आपसे बताते हैं वो आपका
रोम में दोस्तों आपको विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है आप सभी, अगला सवाल क्या है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है आप सभी का वो कौन सा है, ये आप सभी को बताना है। तो आप सभी को उत्तर होगा यहाँ पे ग्रीनलैंड दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखना। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों कि सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कौन सा देश करता है? तो सर्वाधिक कॉफी जो उत्पादन करता है वो आपसे ब्राजील देश करता है। ठीक है, भारत उसके बाद शायद हो सकता है, बट ब्राजील ही पहले नंबर पर होगा। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है सभी जैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? आपसे बताएं, इसरो की स्थापना जो वो 1969 में हुई थी। ठीक है, 1969 में हुई थी। ठीक है, अगला साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। साइंस के क्वेश्चन क्या है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की संरचना की खोज जो आप सभी का वाटसन और गिर्क ने दोस्तों डीएनए की संरचना की खोज की थी। ठीक है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? वाटसन और गिर्क ने की थी, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि हाइड्रोजन बम, ठीक है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है आप सभी का वो नाविक संलयन सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, हाइड्रोजन बम जो है आप सभी का वो नाविक संलयन पर आधारित है। ठीक है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिक के संलयन के सिद्धांत पर आधारित। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? आपसे सॉरी, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है आपसे बताना है। ठीक है, ग्रंथि तो हम लोगों को पता है पिट्यूटरी ग्रंथि है, बट आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो आपसे बोलेगा स्टेपस। स्टेपस जो है कान में पाया जाता है, वो सबसे छोटी अस्थि है। ठीक है, अब अगला सवाल है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? आपसे बताना है कि आप जिसके बारे में मैंने बताया था पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो आप सभी को आपसे मुख्य ग्रंथि कहा जाता है हमारे शरीर का। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है आप सभी का कि आवासनी का जनक कौन है? तो आवासनी का जनक जो आपका मेंडलीव है। ठीक है, मेंडलीव को आवासनी का जनक कहा जाता है, याद रखना आप सभी। ठीक है, तो टोटल हम लोगों ने लगभग 100 से ज़्यादा 110 सवाल कवर किए हैं। इन्हें कुछ कुछ सवाल रिपीटेड भी थे, इसलिए मैंने 10 सवाल ज़्यादा ले लिए, क्योंकि 200 क्वेश्चन तो पुराना है। तो इसमें मैंने आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन कवर किया, जीके का क्वेश्चन कवर किया, प्लस दोस्तों आप सभी का जीएस का भी क्वेश्चन कवर किया, जब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो कोई सभी हो, सभी का दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कवर किए हैं। सो इस तरह की सीरीज आपको चलते रहे पूरे एग्जामिनेशन तक, और ये आपका 100 क्वेश्चन था जो कि मिलता नहीं स्टूडेंट तो तकलीफ पाए दोस्तों। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट तो तकलीफ आए दोस्तों।